अगर आपको चल पाए इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे पैगंबर मोहम्मद से जुड़े हुए विवादित बयान के बाद ये बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर सऊदी अरब ने भी इस मामले पर भारत सरकार को घेरा है। बताएंगे आपको क्या रिस्पांस सामने आया है सऊदी अरब की तरफ से। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट में, जहां पर पैगंबर मोहम्मद पर किए गए ट्वीट के मामले को लेकर कुवैत के सुपर मार्केट में भारतीय प्रोडक्ट का जोरदार किया जा रहा है विरोध, जिसके बाद अब जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक ये मामला ठंडा नहीं होगा। इस तरीके की अपडेट सामने आ रही है, बताएंगे आपको। साथ ही साथ महाराष्ट्र की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दोस्तों नुपुर शर्मा को समन भेजने की तैयारी कर ली है, हो सकती है जल्दी गिरफ्तारी। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। बताएंगे ओवैसी ने क्या कुछ कहा है और लोकसभा के टिकट में समाजवादी पार्टी ने आखिर क्यों अचानक से बदल दिए हैं नाम। दोस्तों रामपुर के अंदर आजमगढ़ के परिवार से उतरने वाला है दमदार उम्मीदवार। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि ये विवाद केवल तभी थमेगा जब नुपुर शर्मा की कम से कम गिरफ्तारी होगी और कानून के तहत पूरी तरीके से इस मामले पर न्याय मिलेगा, आप लोग की इस पर क्या कुछ राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आपको बताते चले कि पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा के नेता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की टिप्पणी के मामले को लेकर इस्लामिक देशों ने जोरदार विरोध जाहिर किया है। दोस्तों आपको बता दें कि ये विरोध लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा दोस्तों, और इस विरोध में कई सारे नए देश शामिल हो गए दोस्तों। मालदीव और जॉर्डन के सरकार की तरफ से भी इस मामले पर विरोध जाहिर किया गया है। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार सऊदी अरब ने भाजपा के प्रवक्ता नुपुर शर्मा की टिप्पणी को अपमानजनक बताया और विश्वासों और धर्मों के लिए सम्मान का आह्वान किया है। वहीं पर सऊदी अरब से पहले इस मामले पर कुवैत और ईरान ने भी अपनी राय स्पष्ट की थी, मामले पर विरोध जाहिर किया था। इसी के साथ में दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान भी मौका देखकर इस मामले पर विरोध करने उतर चुका है। वहीं एक और बड़ी अपडेट ये आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने भी बयान देते हुए कहा कि भाजपा की गलती के लिए देश को माफी नहीं मांगनी चाहिए। लेकिन दूसरी ओर सवाल ये खड़ा होता है कि भाजपा अभी तक इस नेता पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। दोस्तों एक तरीके से अपने लोगों को मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि केवल कुछ दिनों तक दिखावा किया जा रहा है ताकि ये मामला शांत हो जाए और फिर से अपने नेता को वापस से पार्टी में ले आए दोस्तों। और इस तरीके की खबरें भी सामने आ रही है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब इतना बड़ा अपराध किया गया है दोस्तों, तो इस मामले पर पुलिस को अपने हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए और जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। और खासकर भारत के संविधान ने इसे पूरी तरीके से प्रोहिबिट कर रखा है। लेकिन इसके बावजूद भाजपा के नेता की अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो इस मामले पर दोस्तों क्या है आप लोगों की राय लिखकर जरूर बताइएगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि पैगंबर मोहम्मद पर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद कुवैत के सुपर मार्केट ने भारतीय प्रोडक्ट को अलमारी से हटा दिया है। सऊदी अरब, कतर और क्षेत्र के कई देशों ने इस मामले को लेकर विरोध जाहिर किया है। और ऐसे में आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर यह है कि भारत के प्रोडक्ट का भी बहिष्कार किया जा रहा है, यानी देश की कंपनियों को भी जोरदार झटका लग रहा है दोस्तों। यानी एक तरीके से भाजपा का नेता जो बयान दे रहा है उसके कारण देश को नुकसान हो रहा है, देश के बड़े बड़े बिजनेसमैनों को भी नुकसान हो रहा है। और उससे बड़ी बात यह है कि अगर इस तरीके से बहिष्कार होता रहा तो इससे देश को काफी नुकसान हो सकता है। लेकिन भाजपा के नेताओं को ये समझना चाहिए, जो लोग सरकार चला रहे हैं, कि इस तरीके के अपराध को अगर कानून के तहत दंड नहीं दिया जाएगा तो ये चीजें हमेशा चलती रहेंगी। और इस मामले को लेकर दोस्तों इस बार का विरोध काफी ज्यादा उग्र दिखाई दे रहा है। आप लोग की क्या कुछ राय है लिखकर जरूर बताइएगा। और क्या भाजपा नेताओं को वोट देने से पहले क्या जनता को सोचना चाहिए, क्योंकि उनको इनडायरेक्ट तरीके से सीधा असर पड़ रहा है इस मामले पर। भाजपा के एक नेता के बयान के कारण आज देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बुरी अपडेट आ सकती है, क्योंकि जो बहिष्कार का अभियान चल रहा है जिसके कारण दोस्तों देश की इकोनॉमी पर फर्क तो जरूर पड़ेगा और जनता पर सीधा फर्क पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं को चुनने के बाद क्या जनता को ही इस तरीके से नुकसान उठाना पड़ेगा, आप लोग लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर भाजपा की सरकार कोई कार्रवाई करेगी ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है दोस्तों। लेकिन इस मामले पर अब जो अपडेट आ रही है वो ये कि मुंबई पुलिस जल्द बड़ी कार्रवाई कर सकती है और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी भी हो सकती है। आपको बता दें कि बड़ी खबर की माने तो महाराष्ट्र पुलिस इस मामले को लेकर नोटिस जारी करने वाली है, समन भेजने वाली है। पैगंबर साहब के शान में की गई गुस्ताखी के मामले को लेकर दोस्तों अब बड़ी कार्रवाई के संकेत मुंबई पुलिस ने दिए हैं। आपको बता दें कि जल्दी गिरफ्तारी भी की जा सकती है, इस तरीके के भी संकेत सामने आ रहे हैं। वहीं पर एक और बड़ी अपडेट ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने अचानक से अपने फैसले को बदल दिया है। लोकसभा उपचुनाव को लेकर ये बड़ी अपडेट है, जहां पर रामपुर की सीट पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बदल दिया है। समाजवादी पार्टी ने सोमवार को आजमगढ़ और रामपुर की सीट के लिए प्रत्याशी के नाम का फिर से ऐलान किया है। आजमगढ़ से पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि रामपुर से आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा को पहले उम्मीदवार बनाया गया था दोस्तों, लेकिन अब उम्मीदवार बदल दिया गया है। आ रही ताजा अपडेट ये बताती है कि आसिम रजा को समाजवादी पार्टी ने रामपुर से चुनावी मैदान में उतारा है दोस्तों। और ऐसे में देखते हैं बीजेपी की तरफ से किसे मैदान में उतारा जाता है। लेकिन आजमगढ़ के अंदर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निरहुआ को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जो भोजपुरी के कलाकार हैं। अखिलेश यादव को चैलेंज देने की बात 2019 के चुनाव में कर रहे थे, लेकिन बुरी तरीके से चुनाव हार गए। तो अब उनकी लड़ाई होने वाली है दोस्तों, चुनावी लड़ाई धर्मेंद्र यादव के खिलाफ, जो समाजवादी पार्टी के परिवार से जुड़े हुए हैं। और ऐसे में देखते हैं मुकाबला कितना कठोर होता है, कितना कड़ा होता है। आप लोग की क्या कुछ राय है लिखकर जरूर बताइएगा। और ये भी जरूर बताइए कि 2019 के चुनाव में विधि का विधान बदलने का हुंकार लगाने वाले निरहुआ को जो ये दोबारा मौका मिला है आजमगढ़ के अंदर, क्या ये मौके को
भुना पाएंगे या फिर से उनको पटकनी समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट दे देगा और भारी मतों से हरा देगा। आप लोग को जो कुछ भी लगता है अपना एनालिसिस लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी खबर की माने तो भाजपा नेता के दिए गए बयान के विवाद के मामले को लेकर भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन के महासचिव के द्वारा हाल ही में दिए गए बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि ये बयान अवांछित है और संकीर्ण मानसिकता को दिखाता है। यानी भारत सरकार की तरफ से अब इस्लामिक सहयोग संगठन को लेकर इस तरीके से टिप्पणी की गई है। दोस्तों इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है लिखकर जरूर बताइएगा। एक और बड़ी अपडेट की माने तो ये सब ड्रामा है। पैगंबर साहब के शान में की गई गुस्ताखी वाले बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी टिप्पणी की है। दोस्तों उन्होंने कहा कि कार्रवाई की तारीफ उस वक्त होगी जब कानूनी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। केस क्यों नहीं दर्ज किया जा रहा है? इस मामले पर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये कार्रवाई केवल आंखों में धूल झोंकने जैसी है और इसीलिए हम इस कार्रवाई पर भरोसा नहीं करते। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम बिल्कुल भी इस पर भरोसा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि कानूनी कार्रवाई होगी तभी हमको लगेगा कि कुछ कार्रवाई की गई है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि अपमानजनक टिप्पणी और टिप्पणियां किसी भी तरीके से सरकार से इत्तेफाक नहीं रखती है। सरकार इस पर अपनी राय स्पष्ट करती है कि सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार ने जब ऐसे व्यक्ति को फ्रिंज एलिमेंट बता दिया है तो कानूनी कार्रवाई करने में इतनी देरी क्यों की जा रही है? वहीं आपको बता दें कि कांग्रेसियों को लेने पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली बीजेपी कांग्रेस युक्त हो गई है। दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई के मुख्य प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने बीजेपी पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शनिवार को पार्टी में शामिल हुए कई कांग्रेस पार्टी के नेता के खिलाफ बीजेपी पहले ही आरोप लगा चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी विचारधारा के बारे में बात करती है क्या? वह इतने सालों तक पंजाब के नेतृत्व पैदा करने में विफल रहे और इसीलिए अपने नेताओं को सक्षम नहीं समझ रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी का कचरा उठाना पड़ रहा है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता राजकुमार बेरका, बलवीर सिंह सिद्धू, सुंदर श्याम अरोड़ा और गुरप्रीत सिंह कांगड़ ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। कंग ने कहा कि जब बीजेपी केंद्र में सत्ता में आई थी तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले तक बीजेपी ये बातें किया करती थी लेकिन अब इसके उलट हो गया है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी बन गई है क्योंकि एक के बाद एक नेताओं को अपने साथ में शामिल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। एक और बड़ी अपडेट की माने तो गायक सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मुलाकात कर सकते हैं राहुल गांधी। इसको लेकर पूरी तैयारी की गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के गांव जाकर उनके परिवार से मुलाकात कर सकते हैं। पार्टी सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया है कि राहुल गांधी मानसा जाकर कांग्रेस के दिवंगत नेता मूसेवाला के परिवार से मुलाकात कर सकते हैं। पंजाब के मानसा जिले में पिछले दिनों सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी। इस मामले को लेकर दोस्तों जोरदार तरीके से बयानबाजी भी जारी है लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मुलाकात करने को लेकर ये फैसला लिया है। वहीं पर राहुल गांधी को मुलाकात जरूर करनी चाहिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ही युवा नेता थे और उनके घर जाकर उनको श्रद्धांजलि जरूर देनी चाहिए। दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा इस मामले को लेकर। एक और बड़ी खबर ये है कि समाजवादी पार्टी ने जो अपने उम्मीदवार बदले हैं उसके बाद इन सीटों पर प्रचार करने के लिए कौन कौन आएगा ये बड़ा सवाल है। दोस्तों वहीं आपको बता दें कि केके के मौत के मामले को लेकर CBI जांच की मांग की गई है। कोलकाता हाईकोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की गई है दोस्तों जिसको इजाजत भी मिल गई है। देखते हैं इस मामले पर क्या जल्द फैसला हो पाता है या नहीं हो पाता। वहीं पर तुम्हारा हाल भी मूसेवाला जैसा कर दूंगा इस तरीके से दोस्तों धमकी मिली थी सलमान खान को। उसके बाद मुंबई पुलिस ने इस मामले पर फैसला लिया है और सलमान खान और उनके घर के आसपास के पूरे अपार्टमेंट के पास पुलिस ने अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया करा दी है। लेकिन इसी के साथ में सलमान खान के साथ में भी सुरक्षा और ज्यादा बढ़ाई गई है। ये भी अपडेट सामने आ रही है। कुल मिलाकर दोस्तों जो गैंगस्टर खुले तौर पर बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को धमकी दे रहे हैं वो बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं ले रहे और जिस तरीके से खुलेआम धमकी दे रहे हैं और उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा तो ये धमकियां लगातार बढ़ती जा रही है। इतने बड़े सितारों को भी धमकी दी जा रही है। सिद्धू मूसेवाला जैसे हत्या करने की बातें की जा रही है। देखते हैं इस मामले पर कोई कार्रवाई महाराष्ट्र पुलिस कर पाती है या नहीं कर पाती। दोस्तों महाराष्ट्र पुलिस से लोगों को उम्मीद भी है। एक और बड़ी अपडेट की माने तो अक्षय कुमार अपने फिल्म के प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने बयान देते हुए कह दिया कि हमारे देश के किताबों में सही से हिस्ट्री नहीं पढ़ाई गई है। NCERT के अंदर मुगलों के बारे में ज्यादा चर्चाएं हैं लेकिन देश के अपने राजाओं के बारे में चर्चाएं नहीं है। यानी दोस्तों अक्षय कुमार ये कह रहे थे कि पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन इन किताबों में नहीं दी गई है जबकि सबसे पहले इतने बड़े अभिनेता हैं तो उनको कम से कम किताब खोलकर देखनी चाहिए और पता करना चाहिए कि कितनी डिटेल में दिल्ली सल्तनत के आने से पहले राजपूत शासन जो दिल्ली पर था, तोमर राजाओं का जो शासन था, उन सभी के बारे में कितनी डिटेल से जानकारी दी गई है दोस्तों। लेकिन किताब खोलेंगे तब पता चलेगा ना। फिल्म प्रचार करना और एजेंडा फैलाने के कारण तो इस तरीके के बयान देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा डिबेट हो और फिल्म पर चर्चा हो ताकि आने वाले दिनों के अंदर फिल्म और ज्यादा कमाई कर सके। यानी दोस्तों बैड पब्लिसिटी इज ऑल्सो अ पब्लिसिटी। इस तरीके की जो बातें हैं वो बिल्कुल ठीक नजर आती है। ऐसे अभिनेता कंट्रोवर्सी के कारण ही अपनी मूवी को और ज्यादा चलवाने की कोशिश करते हैं। उनको अपने काम पर शायद भरोसा नहीं रहता, इसीलिए इस तरीके के बेतुके बयान देते हैं। एक और बड़ी खबर यह है कि मूसेवाला के परिवार से राहुल गांधी मिलने जा रहे हैं लेकिन उसके साथ में प्रियंका गांधी भी जा रही है। ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी के साथ मैं आपको बता दें कि उड़ीसा के अंदर कैबिनेट
का फेरबदल होने वाला है। सीएम पटनायक ने कई सारे बदलाव करने के संकेत दे दिए हैं। एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि सत्येंद्र जैन के घर पर, यानी जो आम आदमी पार्टी के नेता है, स्वास्थ्य मंत्री है दोस्तों, उनके 7 ठिकानों पर रेड की गई है। 9 जून तक हिरासत में रखे गए हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, यानी ईडी ने उनको हिरासत में रखा है, जिस पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट में ये कहा गया कि उनके खिलाफ, यानी सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो उनको कस्टडी में क्यों रखा गया है, हिरासत में क्यों रखा गया है। और जब दुनिया भर के अंदर मोदी सरकार की थू-थू हो रही है और मोदी सरकार से कई सारे देश सवाल पूछ रहे हैं, तो अब उससे डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके की चीजें की जा रही है, छापेमारी करवाई जा रही है। वहीं पर अक्षय कुमार के बयान को लेकर रवीश कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि आप मुगलों से बदला ले सकते हैं तो आप अरबों से भी बदला ले सकते हैं। ये तंज उन्होंने कसा है। उन्होंने कहा कि आदरणीय अक्षय कुमार जी, इतिहासकार, विश्व गुरु, भारत राष्ट्र संकट में है और संकट की इस घड़ी में मैं आपको घड़ी घड़ी याद करता हूँ। गोदी मीडिया में एक कुमार के कार्यक्रम के कारण भारत की साख को धब्बा पहुँचा है। इनके शो में कुछ बातें ऐसी कही गई जो कुवैत और कतर के लोग नाराज हो गए, वहाँ की सरकार नाराज हो गई, वहाँ के लोग भारतीय सामानों का बहिष्कार करने लगे, भारतीय राजदूतों को बुलाकर पूछा-पाछी होने लगी। मैं केवल आपको याद दिला रहा हूँ, मुझे पता है कि आप 3 साल बाद किसी फिल्म में इसे घटना के रूप में जरूर हिस्सा देंगे। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। कतर और कुवैत की आबादी से भी कई गुना ज्यादा सदस्य हैं उसके पास। बीजेपी इन देशों की नाराजगी से डर गई, अपने 2 प्रवक्ता को निकाल दिया जो इन दिनों मुगलों के दौर का हिसाब बराबर करने में लगे हुए हैं। पूरी लड़ाई कंफ्यूजन का शिकार हो गई है। मैं चाहता हूं कि अगर आपने मुगलों से लड़ाई लड़ता हुआ दिखाया है तो अब आप अरबों से भी बदला लेता हुआ अपनी फिल्म में दिखा सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों ये तंज कस रहे हैं रवीश कुमार अक्षय कुमार के उस बयान को लेकर जिसमें मुगलों की आलोचना करके अपनी फिल्म का प्रचार किया जा रहा था। एक और बड़ी खबर ये है कि राज्यसभा चुनाव महाराष्ट्र में क्या कुछ परिवर्तन लेकर आएगा, ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि बीजेपी और महाविकास आघाड़ी के बीच में पहली बार एक सीट पर जबरदस्त मुकाबला होने जा रहा है, जिसके मद्देनजर महाविकास आघाड़ी गठबंधन से जुड़े हुए विधायकों को कई दूसरे इलाकों में शिफ्ट किया जा रहा है। दोस्तों एक और बड़ी खबर यह है कि उड़ीसा के अंदर कैबिनेट फेरबदल के बाद सीएम पटनायक पार्टी में कर सकते हैं बड़े बदलाव। ये भी बड़ी अपडेट आ रही है, यानी पार्टी से लेकर मंत्री तक सारे बदले जा रहे हैं। एक तरीके का अभियान चलाया जा रहा है उड़ीसा के अंदर। वहीं आपको बता दें कि गुजरात बदलाव मांग रहा है, बीजेपी से लोग तंग आ गए हैं। महसाणा में बोले आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि असली सीएम यहाँ भूपेंद्र पटेल नहीं, CR पाटिल है। गुजरात बीजेपी के जो प्रमुख है वो है आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के महसाणा में तिरंगा यात्रा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने राज्य की सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि 20 दिन की परिवर्तन यात्रा में हजारों लोगों ने मुझसे बात की है। गुजरात बदलने जा रहा है, बीजेपी से लोग तंग आ गए हैं, उसकी बहन कांग्रेस से भी तंग आ गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी से लोग डरते हैं क्योंकि कुछ बोल दो तो वो मारने पर आ जाते हैं। अब बीजेपी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, बीजेपी सिर्फ आम आदमी पार्टी से डरती है। अरविंद केजरीवाल ने कुछ बड़े ऐलान किए हैं। वहीं आपको बता दें दोस्तों की कांग्रेस पार्टी में घबराहट नहीं। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीटीवी से बात करते हुए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया है, यानी इससे पहले कुलदीप बिश्नोई के साथ उनके बयानबाजी को लेकर खबरें आ रही थी, जिस पर उनकी तरफ से टिप्पणी आया है कि पार्टी में कोई विवाद नहीं है, पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है। इसी के साथ में राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार प्रेमलता ने भरा अपना नामांकन। दोस्तों अनिल कुमार ने बीजेपी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार प्रेमलता ने सोमवार को रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया है। तो अब तीनों पार्टी के उम्मीदवार घोषित हो गए हैं। प्रेमलता कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार है, तो आम आदमी पार्टी ने दुर्गेश पाठक को उम्मीदवार बनाया है और बीजेपी ने भाटिया को टिकट दिया है। तो देखते हैं अब तीनों के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला होगा, किसके पक्ष में माहौल बनेगा। इसी के साथ में नुपुर शर्मा वाले बयान को लेकर मायावती ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा निकालने से काम नहीं चलेगा, सख्त कानूनों के तहत भेजना होगा जेल, तभी होगा लोगों के मन में शांति। एक और बड़ी अपडेट यह है कि केरल के अंदर दलितों ने पुलिस पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। SC/ST आयोग ने इस मामले पर रिपोर्ट तलब की है। केरल राज्य के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने पुलिस से उन आरोपों को लेकर एक रिपोर्ट मांगी है, जिसमें अधिकारियों ने अल्लापुझा जिले के हरिपद इलाके में एक दलित कॉलोनी में अवैध रूप से घरों में प्रवेश किया और वहां के निवासियों के खिलाफ जाति सूचक टिप्पणी की है। पुलिस ने इन आरोपों से इंकार करते हुए कॉलोनी के लोगों पर अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में रिपोर्ट तलब किया गया है। एक और बड़ी अपडेट यह है कि गुजरात के चुनाव पर नजरें गड़ाए अरविंद केजरीवाल एक बड़े तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कहा कि गुजरात बदलाव मांग रहा है। और सच सच दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को ललकारा भी है। वहीं आपको बता दें कि गुजरात में फिर पकड़ी गई पाकिस्तान से आई करोड़ों की ड्रग्स। ये सवाल खड़ा हुआ है कि अब गुजरात के अंदर ही लगातार ड्रग्स क्यों सामने आ रही है। बंदरगाहों पर इतने हजार करोड़ के ड्रग्स मिल जाते हैं कि लोग सोच भी नहीं पा रहे कि इतना आखिरकार ड्रग्स भेज कौन रहा है दोस्तों। और इसी मामले पर कई लोगों की गिरफ्तारी भी
की गई है। एक और बड़ी खबर की माने तो महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना एमएलए दूसरे इलाकों के अंदर शिफ्ट किए जा रहे हैं। ये बड़ी अपडेट आ रही है, जैसा कि आप तस्वीरें देख सकते हैं। वहीं पर हिंदी भाषियों को लेकर तमिलनाडु के अंदर एक और विवादित बयान डीएमके के नेता ने दिया है। यानी दोस्तों, हिंदी इम्पोजिशन के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली डीएमके पार्टी का नेता तमिल भाषा को सपोर्ट करते करते इतना आगे निकल गए कि उन्होंने हिंदी भाषा को लेकर ही एक विवादित टिप्पणी कर दी। एलन गोवन ने तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री पोन मूडी ने तंज कसते हुए कहा कि हिंदी भाषी लोग राज्य में पानी पूरी बेचते हैं और इसी के साथ में कहा कि हिंदी को लाद कर मनुवादी विचार थोपने की कोशिश की जा रही है। उनकी यह टिप्पणी वायरल हो रही है। उन्होंने कहा कि हिंदी क्या करेगी, सिर्फ हमें शूद्र बनाएगी, यह हमें फायदा नहीं देगी। तथाकथित वर्ण व्यवस्था में शूद्र शब्द का इस्तेमाल सबसे निचले वर्ण के लिए किया जाता है। एलन गोवन ने पूछा कि गैर हिंदी भाषित प्रदेश यानी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात क्या विकसित राज्य है या नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं यह इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इन राज्यों की मातृभाषा हिंदी नहीं है। वहीं पर अविकसित राज्य यानी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, नवनिर्मित राज्य झारखंड और उत्तराखंड मैं क्यों सीखूं हिंदी जब ये विकसित प्रदेश ही नहीं है। इस तरीके से तमिलनाडु के डीएमके के नेता ने दोस्तों बयान दिया है। उनके बयान में कुछ हद तक सच्चाई भी है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर भाषा उनके लिए सेंटिमेंट है तो और लोगों के लिए भी है, और इसीलिए हिंदी भाषा थोपने का विरोध करने का उनको पूरा अधिकार है। लेकिन हिंदी भाषी लोगों का अपमान करने के लिए बिल्कुल भी शोभा नहीं देता कि उनकी ये टिप्पणी सामने आए कि पानी पूरी बेचते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आप लोग की इस पर क्या कुछ राय है लिखकर जरूर बताइएगा। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या मंत्री के बात का सपोर्ट करते हैं? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें खालिस्तान जिंदाबाद के नारे दोस्तों पंजाब में लगाए गए। एक बार फिर से ऑपरेशन ब्लू स्टार की 38वीं बरसी पर जत्थेदार ने शूटिंग रेंज बनाने और मॉडर्न हथियारों की ट्रेनिंग देने के संदेश दिए हैं। यानी ऑपरेशन ब्लू स्टार की 38वीं जयंती के मौके पर श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार यानी हरप्रीत सिंह ने सिखों को गटका के अलावा मॉडर्न हथियारों की ट्रेनिंग देने के संदेश दिए हैं। ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि धन गुरु अंगद देव जी महाराज ने माला साहिब में गतका अखाड़े लगाए थे। ऐसा कहने में हर्ज नहीं है कि अब सिखों को भी मॉडर्न हथियार के अखाड़े, जिन्हें शूटिंग रेंज कहते हैं, भी तैयार करनी चाहिए। ये समय की जरूरत है। इसी दौरान श्री अकाल तख्त साहिब के बाहर जोर जोर से खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। पंजाब को खालिस्तान बनाने की मांग की गई। दोस्तों, कुल मिलाकर सवाल ये खड़ा होता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की जयंती पर अपने तरीके से श्रद्धांजलि देने के लिए जो कार्यक्रम आयोजित की गई थी उसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन इस तरीके की नारेबाजी की जानी, क्या आप इसे ठीक मानते हैं या गलत मानते हैं? जो कुछ भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताइए। क्या इसके पीछे पंजाब को फिर से 1984 से लेकर 1990-91 के दौर में धकेलने की कोशिश की जा रही है? आपको जो कुछ भी लगता है लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हसदेव अरण्य में खनन जारी रहेगा। फैसले पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने फिर से कहा कि मैं किसी व्यक्ति के राजनीतिक विरोध फैसला वापस नहीं लूंगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है। पहले बिजली, एयर कंडीशनर, पंखे, कूलर का उपयोग करना अगर ये नेता बंद कर दे तब मैं मानूं कि उनके दावे जो है वो ठीक हैं। वहीं पर दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा रविवार को पाल समाज के एक कार्यक्रम में जब भाग लेने पहुंचे तो उन्हें रंजीत पाल के संकल्प की जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने रंजीत को अपने पास बुलाया और उनसे बातचीत की और अपने हाथों से चप्पल पहनाया। दोस्तों, दरअसल भाजपा के कार्यकर्ता ने संकल्प लिया था जबकि जब तक बीजेपी की सरकार नहीं बन जाती तब तक चप्पल नहीं पहनूंगा, और इस संकल्प को सुनिश्चित करने के लिए खुद गृह मंत्री ने उसे चप्पल पहनाया है, अपने कार्यकर्ता को चप्पल पहनाया है। इस पर आप लोग की क्या विचार है लिखकर जरूर बताइए। क्या ये एक पॉलिटिकल स्टंट है दोस्तों या फिर नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की कवायद है? आप लोग को जो कुछ भी लगता है लिखकर जरूर बताइएगा। इसी के साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य को विधान परिषद भेजेगी समाजवादी पार्टी। आज नामांकन हो सकता है, समाजवादी पार्टी की तरफ से ये फैसला लिया गया है। वहीं पर दोस्तों, रामनाथ कोविंद ने की मुलायम सिंह यादव और मायावती की जमकर तारीफ, कहा उनका योगदान हमेशा उत्तर प्रदेश में याद रखा जाएगा। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए और उनके सदन के नेता के तौर पर उन्होंने जो काम किए हैं वो हमेशा याद रखा जाएगा। दरअसल देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर सोमवार को उत्तर प्रदेश के विधान मंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित कर रहे थे। विधानसभा के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बाद उन्होंने जो बयान दिया है वो भी काफी चर्चा में है। उन्होंने सदन के अंदर कहा कि कुछ भी अमर्यादित हुआ तो उसे भुला देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हम हमेशा से संसदीय विचारों को आगे बढ़ाने वाले लोग रहे हैं और उन्होंने इतिहास को लेकर भी कई सारी बातें कही है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती की भी उन्होंने जमकर तारीफ की है। राष्ट्रपति ने कहा कि मुलायम सिंह यादव जी और मायावती जी की भूमिका, जिन्होंने वर्षों तक राज्य को कुशल नेतृत्व दिया है, जिनका राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उन्होंने प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों की भी उन्होंने जमकर सराहना की है। जिसके बाद सवाल ये खड़ा होता है कि बीजेपी और उनसे जुड़े हुए नेता जब सदन के बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव और मायावती की सरकार के दौरान किसी ने भी अच्छा काम नहीं किया, यानी बहन जी के शासन काल के दौरान भी अच्छे काम नहीं हुए और उन्होंने
ने केवल भ्रष्टाचार को बढ़ाया और इस तरीके के जो आरोप लगाते हैं तो उनको कम से कम अपने राष्ट्रपति और देश के राष्ट्रपति का भाषण सुनना चाहिए और पता करना चाहिए कि कितना योगदान मुलायम सिंह यादव और मायावती का रहा है उनके मुख्यमंत्री रहते हुए। ऐसे में दोस्तों, अगर आप लोग को भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़ने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।